सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको जो है ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की साइट पे जो प्रैक्टिस पेपर था इसका समष्टि का जो है मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन करा चुका था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो भाई वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम जो है इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। 17 क्वेश्चन हम जो है समष्टि के थे वो ऑलरेडी कर चुके हैं और बाकी के जो 17 हैं वो आपके भारतीय अर्थव्यवस्था है कि इस पर हम जो है बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर बात करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को हमें जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो है लगाना है। तो कैसे लगेगा जी, देखिए यहाँ पे ये कहता है आपको पहले तो इसके सबके जो है सन याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है वो कब हुई थी। नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 में हुई थी। योजना आयोग जो है 1950 में, कार्रवाई समिति 1955 में, और हरित क्रांति का जो दूसरा चरण है वो मिड 70 से मिड 80 में। तो हमारा जो बैठ रहा है यहाँ पे ये आ गया आपका 3 2 1 4। तो 3 2 1 4 जो है 3 2 1 4 ये आ गया आपका यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है आपका ये हो जाएगा आपका डी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि यहाँ पे जो है एक डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो हमें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है क्या बताना है। हमें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है ये बताना है कि मुर्गी पालन का जो हिस्सा है वो मवेशी और जानवरों के झुंड के योग से कितना ज़्यादा है। देखो मुर्गी पालन का है, ये रहा मुर्गी पालन का हिस्सा कितना है 61%। ठीक है, तो ये कितना ज़्यादा है। तो देखो ये सब जानवर हैं, अगर ये तीनों जानवर हैं। ठीक है, तो इन सबको जोड़ दीजिए आप। ठीक है, इन सबको जोड़ दीजिए और इसको 61 से इसको डिडक्ट कर दीजिए। तो आपका जो आंसर है ये आ जाएगा क्या कहते हैं 22। डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करना है 22 16 ये 18 हो गया। देखिए क्या कहते हैं ये 22 है। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 18। तो ये आपका जो है, एक मिनट रुकिए ज़रा, ये आपका जो है 22 16 और 1 तो ये हो जाएगा आपका 22 16 और 1, 22 16 और 1। ठीक है, 39 हो जाएगा। 39 में से 61 को डिडक्ट कर दीजिए, 22 आपका जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है यदि किसी कंपनी में नए कंप्यूटर लगाए जाने के कारण कुछ कर्मचारियों में ज्ञान की कमी के कारण उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो भाई तकनीकी के कारण क्या हो गया, तकनीकी के कारण लोग बेरोजगार हो गए तो उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद कहता है कि भारत सरकार ने जो है ना डैश वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अधिकार जो ये नियम है किसके लिए बनाया है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बनाया है। उसके बाद कहता है मानव पूंजी ना केवल उसके स्वामी को बल्कि सामान्य रूप से समाज को भी क्या करती है, लाभ पहुंचाती है। तो ये कथन ठीक है। मानव पूंजी और मानव विकास एक समान अवधारणा है, तो ये कथन गलत है। कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि भाई इसमें से कौन सा जो कथन है ना वो उदारीकरण की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में सही प्रतिनिधित्व कर रहा है। उदारीकरण का मतलब होता है रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस को हटाना। तो पहले में देखिए क्या लिखा हुआ है, आयात को हतोत्साहित करने के लिए प्रशुल्क लगाना। तो यहाँ तो लगाना लिखा है, लगाना उदारीकरण नहीं है, हटाना है। रुपए का अवमूल्यन करना ये इसके अंदर आता है। ठीक है, निजी बैंकों को जो है स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति देना। ठीक है, मतलब आरबीआई की भूमिका जो है रेगुलेटर से फैसिलिटेटर की बन जाएगी। और यहाँ पे मतलब ये ओके है बिल्कुल, ये तो गलत है, पी वाला गलत है, क्यू वाला ठीक है, आर वाला भी ठीक है। ठीक है, ये दोनों तो ओके हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, इन वस्तु के बढ़ते उपभोग का समर्थन करने के लिए कुछ औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें तय करना। अब ये आपको पता नहीं कि ये है या नहीं, तो आप देखो इन दोनों में आप श्योर हो, क्यू और आर। यहाँ 3 का तो कोई विकल्प ही नहीं है, तो क्यू और आर कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। तो ये सिंपल सी बात है, ये होगा ही नहीं।
उदारीकरण के अंदर ये आपने कहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा, तो बात खत्म। क्यू और आर इसका आंसर हो जाएगा। दिमाग लगाइए, थोड़ा स्मार्ट वर्क कीजिए। उसके बाद है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत ने संपत्ति की एक बड़ी निकासी देखी, मतलब कि ब्रिटिशर्स भारत से बड़ी मात्रा में कच्चा माल वगैरह लेके जाते थे, ठीक है, तो भाई ये ट्रू है। और उससे जो विदेशियों को फ़ायदा होता था, उससे जो है अधिशेष होता था, ये भी ट्रू है, ठीक है, दोनों ट्रू हो गए। लेकिन अब आपको ये देखना है कि क्या ये रीज़न इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। अब व्यापार शेष में अधिशेष का निकासी से कोई वो नहीं, अगर नीचे कारण में ये लिखा रहता कि भाई अंग्रेज बड़ी मात्रा में कच्चा माल लेके जाते थे, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का जो है बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता था, अगर ये लिखा रहता तो रीज़न उसकी असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा था। अभी नहीं दे रहा है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो बी है। जब दोनों करेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि रीज़न में क्या लिखा हुआ है, क्या वो उसके बारे में, असर्शन के बारे में कुछ डिफाइन कर रहा है या नहीं कर रहा। निम्नलिखित घटनाओं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है और इसमें से सही उत्तर का चयन करना है, तो लगा देते हैं जी। यहाँ पे देखते हैं चीन की स्थापना जो है 1949, पाकिस्तान 1947, 1951 और चीन की पहली पंचवर्षीय योजना आई थिंक 1953। तो हमारा जो हिसाब बैठ रहा है यहाँ पे, ये आ गया आपका 2 1 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 कहाँ लिखा हुआ है? 2 1 3 4 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है सी जो है इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक पैराग्राफ दे रखा है लंबा चौड़ा, ठीक है, कृषि विपणन के बारे में। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या कह रहा है ये। निम्नलिखित में से कौन कृषि विपणन का कार्य नहीं है? तो वसूली इसका आ जाएगा आंसर, संग्रहण, प्रसंस्करण और वितरण इसका होता है, ठीक है, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अधिकांश कृषि उपज ग्राम व्यापारियों के पास, अधिकांश कृषि उपज जो है वो ग्राम व्यापारियों के पास जाती है। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, ये कथन तो ठीक है। कृषि विपणन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मिट्टी की तैयारी, बुआई, खाद, सिंचाई और विभिन्न कृषि वस्तुओं की कटाई जो है वो शामिल है। मिट्टी की तैयारी, बुआई, खाद, सिंचाई, निराई और विभिन्न कृषि वस्तुओं की कटाई शामिल है। जब आप कृषि विपणन की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, कृषि विपणन की डेफिनेशन, तो आप देखेंगे ये कथन गलत है, ठीक है, ये वाला कथन जो है ये ट्रू है, ये गलत है। कृषि विपणन की डेफिनेशन नहीं है। कृषि विपणन के अंदर पैकेजिंग, लेबलिंग, ग्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। उत्पादन कृषि विपणन का वो नहीं है, ये उत्पादन के वो दे रखे हैं। कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, तो इसका जो आंसर है आपका कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है, ये इसका आंसर है। उसके बाद आते हैं, कह रहा है खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण मतलब कि इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड प्रोसेसिंग। अच्छा, कृषि में अगला बाजी पलटने वाला खेल हो सकता है। क्या कह रहा भाई? फूड प्रोसेसिंग कैन बी द नेक्स्ट गेम चेंजर इन एग्रीकल्चर। अच्छा, बाजी पलटने वाला खेल हो सकता है फूड प्रोसेसिंग। वैश्विक दबाव को देखते हुए हमें अपने साधनों का भरपूर उपयोग जो है ना, वैश्विक दबाव को देखते हुए हमें अपने संसाधनों का भरपूर उपयोग जो है करना चाहिए। देखो लिखे तो जो है दोनों बातें, लिखी जो है दोनों बातें वो तो ठीक लिखी हुई है, ठीक है। और अगर हम अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे तो ही हम जो है अच्छी तरीके से फूड प्रोसेसिंग वगैरह कर पाएंगे। और कृषि के अंदर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर फूड के अंदर जो है, मतलब आप ये कह सकते हो फूड के मामले में आत्मनिर्भर होना कह सकते हो, ठीक है। तभी तो हो पाएगा जब हम अपने संसाधनों का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए वैसे इसका आंसर है। उसके बाद कहता है
कृषि विपणन की मुख्य समस्याएं क्या है। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ आपको करना ही नहीं है। आप लिख सकते हो भाई ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, भंडारण की दिक्कत है, एंड क्या कहते हैं मंडियाँ नहीं है, ये सारी की सारी फाइनेंस की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि वैध कारणों सहित भारत और चीन में दिए गए आंकड़ों की तुलना भी कीजिए और उनका विश्लेषण भी कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर, भारत में जो पॉपुलेशन है वो इस रेट से बढ़ती है, चीन में इस रेट से बढ़ती है। सेक्स रेशो जो है भारत के अंदर पर थाउजेंड पे इतनी फीमेल हैं और चीन में इतनी है। तो हमें ये ऐसे जो न्यूमेरिकल होते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके लिए समझ लो फ्री के नंबर हैं, फ्री के। क्यों? आपको बस क्या करना है, आपको बस इस टेबल की एक्सप्लेनेशन देनी है और उसके अंदर ये डेटा जो है आना चाहिए। कैसे देंगे इसकी एक्सप्लेनेशन? आपको ये लिखना है कि भाई भारत की 2015 के अंदर जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो 1.2% थी, जबकि चीन की जो है 0.5% थी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत की जो जनसंख्या वृद्धि की दर है वो चीन की तुलना में जो है कहीं ज़्यादा है। लिंग अनुपात की बात करें तो आपको लिखना है कि भारत का जो लिंग अनुपात है वो पर 1000 पे 92 फीमेल है और चीन में इतना है। तो दोनों ही देशों के अंदर जो है, मतलब भारत की जो है वो कम है सेक्स रेशो एज कंपेरिजन चीन, और दोनों ही देशों के अंदर क्या है, सेक्स रेशो कम है। और क्यों कम है दोनों ही देशों के अंदर? क्योंकि दोनों ही देशों में लोगों की जो मेंटेलिटी है वो यही है कि लड़का होना जो है ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वही हमारे वंश को जो है आगे बढ़ाएगा। इस तरीके की एक्सप्लेनेशन जो है आपको इसके अंदर लिखनी है। भारत, चीन और पाकिस्तान की विकास रणनीतियों में कई समानताएं हैं, विस्तार से समझाइए। मतलब तीनों देशों ने, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, तीनों देशों ने ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजियाँ अडॉप्ट करी हैं जो तीनों की जो हैं इक्वल है। जैसे कि क्या कहते हैं, तीनों ने जो है क्या कहते हैं बेटा 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट कर रखा है, तीनों ने जो है आर्थिक सुधारों को अडॉप्ट कर रखा है। ठीक है, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सबने, भारत ने भी करी है, चीन ने भी करी है और पाकिस्तान ने भी करी है अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, सपोर्ट मटेरियल से भी देख सकते हो, अदरवाइज इस चैप्टर के जो पावर पॉइंट है वहाँ पे भी आप देख सकते हो तीनों देशों की समानताएं। उसके बाद हम बात करते हैं नौकरी के दौरान प्रशिक्षण पर खर्च करने के महत्व पर। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन है मानव पूंजी निर्माण का, कि जो ट्रेनिंग पे पैसा खर्च किया जाता है वो भाई वेस्ट है, इन्वेस्टमेंट है, क्या उसका इंपॉर्टेंस बतानी है। तो ट्रेनिंग पे जब हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो जो हमको ट्रेनिंग मिलती है, उससे बंदा ट्रेन होता है, उसका जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हमको जो है देखने के लिए मिलती है। तो उसका यहाँ पे इम्पोर्टेंस बतानी, मतलब मानव पूंजी निर्माण का वो वाला पॉइंट लिखना है, ट्रेनिंग वाला। सीधा सीधा क्वेश्चन है। बाह्यताएँ क्या होती है? जो काम हम खुद करते हैं, वो जो काम हम खुद कर सकते हैं, जब हम खुद ना करके जब हम जो है किसी दूसरे से कराते हैं उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। ठीक है, बाह्य प्रापण के लिए भारत पसंदीदा स्थान क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है बेटा बहुत ही चीप रेट पे सस्ती लेबर स्किल्ड लेबर अवेलेबल है। अन्य देशों को बाह्य प्रापण प्रदान करने से भारत को जो है क्या लाभ होता है? व्हाट एडवांटेज डज इंडिया गेट बाय प्रोवाइडिंग आउटसोर्सिंग? मतलब भारत अगर दूसरे देशों को आउटसोर्सिंग अगर देगा तो हमारा काम जो है वो मिनिमम कॉस्ट पे जो है वो पूरा हो जाएगा। आउटसोर्सिंग करने का केवल एक ही मकसद होता है कि हमारा काम जो है ना मिनिमम कॉस्ट पे और स्पेशलाइज्ड जो है विशिष्टीकरण के साथ हमारा पूरा हो। तो भारत अगर दूसरे देशों को आउटसोर्सिंग फैसिलिटी दे रहा है तो उसका फ़ायदा है कि मिनिमम कॉस्ट पे और विशिष्टीकरण के साथ काम पूरा होगा। रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ये रिपीटेड बार बार आएगा ही आएगा। पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य, फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स। आत्मनिर्भर के भाई जो भी हम दूसरे देशों से आयात करते हैं उसे दूसरे देशों से आयात ना करके खुद अपने देशों में बनाइए। और इक्विटी के भाई क्या कहते हैं, न्यायोचित वितरण होना चाहिए। ठीक है, भारत के अंदर क्या है, एक डॉक्टर 1 घंटे में एक ऑपरेशन करके 1 लाख कमा रहा है, वहीं एक दूसरा बंदा है जिसकी साल की इनकम 1 लाख नहीं है। तो ये चीज़ गलत है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसमें तो ऐसा कोई है नहीं।
अब देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं कि यार ये क्या आ गया, इसमें क्या करना है। वैध तर्क के साथ भारत, पाकिस्तान और चीन के आंकड़ों की तुलना और विश्लेषण कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, विकास की संरचना भारत, पाकिस्तान और चीन। तो यहाँ पे इस पूरे डेटा को हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए परसेंटेज शेयर इन जीडीपी, मतलब यहाँ इंडिया का दे रखा है, पाकिस्तान का, चाइना का, और परसेंटेज शेयर इन एम्प्लॉयमेंट आपको। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एनालाइज भी करिए और पूरा जो है इस डेटा को कंपेयर भी कीजिए। तो आपको क्या करना है, एक एक का पकड़ के चलना है। जैसे कि प्राइमरी के अंदर आप बोलेंगे पहले जीडीपी का प्रतिशत भारत का इतना है, पाकिस्तान का इतना है, चाइना का इतना है, यहाँ पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो भाई इसके अंदर हम देखें तो चाइना को हम क्या कहते हैं पाकिस्तान को हम पहले रैंक पे रखेंगे, इंडिया को दूसरे पे और चाइना को तीसरे में। पाकिस्तान का शेयर सबसे ज़्यादा है। ऐसी सेकेंडरी की एक्सप्लेनेशन देंगे। सेकेंडरी के अंदर बेटा चाइना सबसे पहले है, उसके बाद इंडिया है, फिर पाकिस्तान है, ऐसे फिर सर्विस सेक्टर का। पहले इस वाले पोर्शन को एक्सप्लेन करेंगे, डेटा लिखना है, उसके एक्सप्लेनेशन में डेटा आना चाहिए। और फिर एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसी करेंगे कि प्राइमरी क्षेत्र के अंदर, भारत के अंदर अगर हम बात करें तो इतने % लोग काम करते हैं, पाकिस्तान में इतने, चाइना में इतने। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम रैंक दें तो भारत को पहली रैंक दी जाएगी, पाकिस्तान को दूसरी, चाइना को तीसरी। इस तरीके से पूरा डेटा आपको इसमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये फ्री के नंबर हैं आपके लिए, क्योंकि आप इसमें जैसी भी एक्सप्लेनेशन दें आपको बेटा इसके अंदर पूरे के पूरे नंबर मिलने हैं। फ्री के नंबर हैं ये आपके लिए, बहुत अच्छा है ये तो आ रहा है आपके उसमें। देखिए जी, उसके बाद ये कहता है अगले क्वेश्चन में, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं कम वेतन पर भी काम करने के लिए तैयार है, टिप्पणी कीजिए। क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अपनी जीविका को चलाने के लिए, पॉवर्टी से निकलने के लिए भाई वो मिनिमम वेज रेट पे भी काम करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि कोई और कोई विकल्प नहीं है, कोई और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। भारत में जीडीपी वृद्धि और रोजगार वृद्धि के बीच एक बेमेल है। आप इस कथन को कैसे सही ठहराते हैं? मतलब क्या इसका, पहले तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ये कह रहा है कि देयर इज़ ए मिसमैच बिटवीन जीडीपी ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। मतलब कि जिस रेट से हमारी जीडीपी बढ़ रही है ना, जिस रेट से हमारी जीडीपी बढ़ रही है उस रेट से भारत के अंदर जो है रोज़गार में वृद्धियाँ नहीं हो रही। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ अगर आपने एम्प्लॉयमेंट वाले उसके अंदर सुना होगा कि हम जीडीपी दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, एक तकनीकी का विकास करके, एक रोज़गार का विकास करके। तो भारत जो है जॉबलेस ग्रोथ को फॉलो कर रहा है अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए। जॉबलेस ग्रोथ के लिए लिखा है ना, आप इस कथन को कैसे सही ठहराते हैं, तो आप यहाँ जॉबलेस ग्रोथ का एक उदाहरण लिखेंगे पूरा का पूरा। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि निजी परिवहन के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग पर्यावरण के संरक्षण को कम करता है? अब ये कह रहा है क्या अपने खुद के व्हीकल को छोड़ कर मेट्रो वगैरह जो होती है इनका यूज़ करने से क्या इससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं? ये आपका सतत विकास का क्वेश्चन है। अगर आपने सतत विकास के लिए रणनीतियाँ अगर आपने पढ़ी हैं सतत विकास की, तो लास्ट रणनीति है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना चाहिए सतत विकास के लिए। तो बिल्कुल सहमत है भाई, ऐसा होना चाहिए, लोगों को मेट्रो वगैरह का यूज़ करना चाहिए, अपना व्हीकल छोड़ के। पॉल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक कम होगा, जिससे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन मिलेगी। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका पराबैंगनी किरणें जो सूरज से आती हैं और ओजोन लेयर जो है हमें प्रोटेक्ट करती है, और ये जो है इसको हम क्या कर रहे हैं, इसका डिप्लीशन हो रहा है, तो ये सीधा आ रही है पृथ्वी पे। तो ये कह रहा है यह चित्र किस पर्यावरणीय समस्या को दर्शा रहा है? तो ये ओजोन डिप्लीशन है। इस समस्या के लिए उत्तरदायी रासायनिक पदार्थों के नाम लिखिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप लिखेंगे। इस समस्या के हानिकारक प्रभाव क्या है? बंदे को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम वगैरह जो होती हैं, ये सब की सब चीज़ें उसको होती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब एग्ज़ाम में आती है, देख लीजिए। रट्टाफिकेशन अब कुछ नहीं है। लघु उद्योगों के जो है क्या लाभ होते हैं? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रोज़गार परक होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो रोज़गार परक होते हैं और कम निवेश इसके अंदर लगता है। फ्लैक्सिबल होते हैं, स्थान का लचीलापन होता है, कहीं भी ओपन हो सकते हैं, ये आप लिखेंगे। अंग्रेजों का अभिष्ट आधारित संरचना की अपनी नीतियों के माध्यम से कुछ उद्देश्य को प्राप्त करना था। दिए गए कथन की व्याख्या कीजिए। अब आप देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ना, सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है। सपोर्ट मटेरियल का पहला ही क्वेश्चन निकाल लीजिएगा। सपोर्ट मटेरियल में जो आपका स्वतंत्रता प्राप्ति वाला चैप्टर है उसका पहला ही क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर पहला क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, यही मिलेगा आपको कि भाई ये क्या है, पूरा डिट्टो वही क्वेश्चन है।
गारंटीड क्वेश्चन है, क्वेश्चन सपोर्ट से आएगा ही आएगा। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या कहते हैं, पूरा का पूरा आपका इसका आंसर। ठीक है जी, आप जो है इसके देखिए, आप इसके आंसर भी आप इसके आंसर भी जो है यहाँ से देख सकते हैं इस पीडीएफ में, इस पीडीएफ में इसके आंसर भी जो हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो आंसर लिखने का आपको तरीका भी जो है इसमें मिल जाएगा इस पीडीएफ में। इस बार इन्होंने आंसर भी जो है यहाँ पे दे रखे हैं, ये देखिए यहाँ सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इस वाले का आंसर 34 का इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे जो है क्या कहते हैं 33 का भी आंसर लिखा हुआ है, 32 का, पूरे पेपर का सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन है ये। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, आई होप आपको जो ये समझ में आ गया होगा। इस प्रैक्टिस पेपर की पूरी जो है आप अच्छे से प्रिपरेशन कर दी। कई पेपर मैंने आपको करा दिया और भी मैं जो है अब मैं खुद बनाऊंगा, क्योंकि अब तो कोई पेपर रह नहीं गया। मैं खुद के प्रैक्टिस पेपर बनाऊंगा जिस टाइप के इसमें क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, तो उसको भी आप जो है प्रिपेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।